एंथ्रोपोजन मतलब क्या होता है? लास्ट क्लास में पढ़ाया था। पढ़ा है इवोल्यूशन अगर मैन मेड एक्शन से, हाँ चलिए शब्द के मतलब याद रखें। हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। हमने पढ़ी थी स्पेशल क्रिएशन। स्पेशल क्रिएशन का मतलब क्या था? थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन हमने पढ़ी थी कि जो ह्यूमंस आए हैं इस वर्ल्ड में, इस क्या कहते हैं अर्थ पे, तो एक थ्योरी उसमें से थी हमारी स्पेशल क्रिएशन, जिसके हिसाब से सभी ऑर्गेनिज्म सेम टाइम पे क्रिएट हुए, सभी ऑर्गेनिज्म जैसे आज हैं वैसे ही उतारे गए थे, जैसे हम आज हैं उसी फॉर्म में हम यहाँ इस अर्थ पे आए थे, है ना, फुल्ली डेवलप, ठीक है, पूरी तरीके से डेवलप होके। इसके बाद इस थ्योरी के अकॉर्डिंग अर्थ लगभग 4000 साल पुरानी है ना। अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन हम सब एक कांस्टेंट स्टेज में, कोई इवोल्यूशन हुआ ही नहीं, हम जैसे आए थे वैसे ही आज भी हैं, ठीक है। ये क्या लिखा हुआ है? थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन स्टेटेड, ये क्या बता रही थी? ऑर्गेनिज्म और कांस्टेंट, हम सब क्या है? कांस्टेंट, एंड दे डोंट चेंज देयर फॉर्म इन ऑर्डर टू एडजस्ट टू देयर सराउंडिंग। हमने अपने आसपास के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज ही नहीं करा, किसके लिए? एडजस्ट होने के लिए। हम जैसे इस अर्थ पे आए थे हम वैसे ही आज हैं, कोई इवोल्यूशन नहीं हुआ, कोई चेंज नहीं हुआ। किस थ्योरी के अकॉर्डिंग? थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन के अकॉर्डिंग। इसके बाद however Lamarck proposed a theory that contraindicate the theory of special creation। अब एक फ्रेंच वो थे, क्या कहते हैं, नेचुरलिस्ट, उन्होंने बताया कि ये जो स्पेशल क्रिएशन थ्योरी है ये सही नहीं है, इसको कॉन्ट्रा इंडिकेट किया उन्होंने, इसके अगेंस्ट बोला कि ये तो सच बात नहीं है भाई, इवोल्यूशन हुआ है, चेंजेस आए हैं, हम लोग कांस्टेंट स्टेट पे नहीं थे। तो स्पेशल क्रिएशन थ्योरी को कॉन्ट्रा इंडिकेट, मतलब उसको अपोज किसने किया था? लेमार्क ने। किसने कॉन्ट्रा इंडिकेट किया था? अगर ये क्वेश्चन आए कि लेमार्क ने किस थ्योरी को कॉन्ट्रा इंडिकेट किया था, तो किसको किया था? शॉर्ट में लिखो, ये स्पेशल क्रिएशन हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, पूरे लिखने की जरूरत नहीं है ना, सिर्फ ये लिखिए लेमार्क कॉन्ट्रा इंडिकेटेड द थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। इन्होंने एक थ्योरी बनाई, वो थ्योरी क्या थी वो भी हम पढ़ेंगे, पर लेमार्क की थ्योरी के अकॉर्डिंग जो स्पेशल क्रिएशन थ्योरी है ये सही नहीं है, ये इसको कॉन्ट्रा इंडिकेट करते हैं। बस ये लिखिए, लेमार्क थ्योरी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड द थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। लेमार्क थ्योरी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड द थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। लेमार्क थ्योरी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड द थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। लिख लिया? चलिए अब हम स्टार्ट करेंगे अबाउट लेमार्किज्म। ये किसने दिया होगा? ऑब्वियसली लेमार्क ने एक थ्योरी दी जिसको कहा लेमार्किज्म। हेडिंग डालिए लेमार्किज्म। लेमार्किज्म, उसका फर्स्ट पॉइंट लिखिए, थ्योरी गिवन बाय लेमार्क। थ्योरी गिवन बाय लेमार्क। लेमार्क के ब्रैकेट में लिखिए फ्रेंच नेचुरलिस्ट। ये कौन थे? फ्रेंच नेचुरलिस्ट। एक फ्रेंच नेचुरलिस्ट हैं, इन्होंने लेमार्किज्म थ्योरी दी जो किसको कॉन्ट्रा इंडिकेट कर रही है? थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन को। चले अब देखिए, लेमार्किज्म के अकॉर्डिंग इन्होंने क्या कहा? ऑर्गेनिज्म चेंज देयर कैरेक्टरिस्टिक। जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये अपना कैरेक्टरिस्टिक चेंज करते हैं
एंड दीज चेंजेस आर इनहेरिटेड बाय ऑफस्प्रिंग। खुद ऑर्गेनिज्म अपनी लाइफ में कुछ चेंजेस लाते हैं और वो चेंजेस इनके बच्चों में चली जाती है, इनका ऑफस्प्रिंग में चली जाती है। ये किसने कहा? लेमार्क ने अपने लेमार्किज्म थ्योरी के। तो क्या आपको लगता है ये सही है? जैसे मेरे अंदर कुछ चेंज आया अभी, फिर जब मेरा ऑफस्प्रिंग होंगे तो उनके अंदर वो चेंज रहेगा। ये थ्योरी इन्होंने दी थी। अभी सही है कि गलत अभी हम आगे देखेंगे, तो जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। पर इन्होंने थ्योरी क्या दी? ऑर्गेनिज्म कुछ चेंजेस लाते हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक में। ये कौन से ट्रेट होंगे? ये जो बोल रहे हैं इसके हिसाब से इनहेरिटेबल ट्रेट है। देखो नहीं, क्या है ये? देखो, ऑर्गेनिज्म चेंज देयर कैरेक्टरिस्टिक। हमने अपने अंदर कुछ चेंजेस लाए, तो ये कौन से चेंजेस होंगे? एक्वायर्ड या इनहेरिटेबल? है ना? इन्होंने यही कहा, रिमार्क के अकॉर्डिंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कुछ चेंजेस आते हैं और वो चेंजेस उनके ऑफस्प्रिंग में चले जाते हैं। तो अब ये सही है कि गलत ऑलरेडी आपको पता है, पर अभी हम आगे देखेंगे। एक्वायर्ड ट्रेट तो नहीं जाते हैं, इनहेरिटेबल ट्रेट जाते हैं। पर ये जब इन्होंने थ्योरी दी थी स्पेशल क्रिएशन को कॉन्ट्राइंडिकेट करके, तब इन्होंने क्या कहा कि ऑर्गेनिज्म अपने अंदर जो चेंजेस लाते हैं वो उनके ऑफस्प्रिंग में जाते हैं, ऐसा लेमार्क ने कहा। ठीक है, तो ये लेमार्किज्म की वो लिखिए, थ्योरी लिखिए, डेफिनेशन लिखिए। एमसीक्यू में अगर क्वेश्चन आता है किसने कॉन्ट्राइंडिकेट किया था स्पेशल क्रिएशन को, तो वो कौन थे? लेमार्क ने कौन सी थ्योरी दी थी? क्वेश्चन तो सुनो, कौन सी थ्योरी दी थी? लेमार्किज्म। कौन सी थ्योरी दी थी? और लेमार्क थे कौन? एक फ्रेंच नेचुरलिस्ट। ठीक है, हो गया, लिख लिया। चले आगे, चलिए अब देखिए इधर। He said, लेमार्क ने क्या कहा? He said organism evolve or change their characteristic over a period of time. That is, they evolve and are not constant. सबसे पहले चीज उन्होंने क्या कहा? क्योंकि स्पेशल क्रिएशन थ्योरी में कहा जा रहा था कि ऑर्गेनिज्म कैसे रहते हैं, शब्द यूज किया था मैंने कि हम ऑर्गेनिज्म कैसे हैं? कांस्टेंट है ना? जैसे आए थे वैसे ही हैं। ये किसने कहा था? स्पेशल क्रिएशन थ्योरी में कहा गया था। ठीक है, इसके बाद लेमार्क ने पर क्या कॉन्ट्राइंडिकेट किया? जो हम बोल रहे हैं ऑर्गेनिज्म इवॉल्व होते हैं, चेंज होते हैं, वो कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, these changes caused are transmitted to their offspring। दूसरा लाइन इनका जो ये चेंजेस आती है ये इनके ऑफस्प्रिंग में जाती है। लेमार्क had said that evolution of life form had occurred but driven by use and disuse of organ। इन्होंने क्या कहा कि जो हमारे अंदर चीजें हैं, हमारे पार्ट्स हैं, हमारे ऑर्गन्स हैं, जो चीज हम यूज करते हैं वो और डेवलप होती जाती है और जो चीज हम यूज नहीं करते हैं वो लेस डेवलप, अंडर डेवलप होने लगती है और इस तरीके से यूजफुल चीजें रह जाती हैं, नॉन यूजफुल चीजें चली जाती हैं। ये किसने कहा? लेमार्क ने। क्या कहा इन्होंने कि इवोल्यूशन किस बेसिस पे होता है? हम जो चीज ज्यादा यूज कर रहे हैं, हम अपना जो सा पार्ट ज्यादा यूज कर रहे हैं, हम जो सा ऑर्गन ज्यादा यूज कर रहे हैं, जिस चीज की फंक्शनिंग ज्यादा हो रही है, यूज ज्यादा हो रहा है, वो ट्रांसमिट होती है, वो इवॉल्व होती है, और जो यूज नहीं होती वो क्या हो जाती है? हट जाती है, एक्सट्रीम हो जाती है। समझ में आया थ्योरी के अकॉर्डिंग? तो लिखिए पहला पॉइंट, मैं ओरली बता रही हूँ आप लोगों को। चलो, लेमार्क said organs used more। जो ऑर्गन हम यूज करते हैं वो स्ट्रॉन्गर हो जाते हैं, वो स्ट्रॉन्गर हो जाते हैं और ज्यादा टाइम तक रहते हैं। एंड ऑर्गन्स नॉट यूज्ड वो बन जाते हैं becomes weaker। ठीक है,
समझ में आए? लेमार्किज्म के हिसाब से जो ऑर्गन्स लेमार्क के अकॉर्डिंग जो ऑर्गन्स हम यूज करते हैं वो स्ट्रॉन्गर हो जाते हैं, जो ऑर्गन्स या जो पार्ट्स हम यूज नहीं करते वो कैसे हो जाते हैं? वीकर हो जाते हैं। अब इसका एग्जाम्पल अब हमेशा से सुनते आ रहे हैं, लेमार्किज्म में एक थ्योरी आई थी, ये जो जिराफ होते हैं पहले ग्रासलैंड थे, मतलब ग्रासलैंड पता है ना, जमीन पूरी ग्रास ग्रास जैसे वाले जो एरियाज होते हैं, तो ये जिराफ जब वहां खाना खाते थे तब तक इनके नेक्स छोटे थे, ठीक है। इसके बाद कुछ क्लाइमेटिक चेंजेस आए जिसकी वजह से ग्रासलैंड की ग्रासेस जो ड्राई हो गई, कम हो गई, मतलब खाने की अवेलेबिलिटी कम हो गई, तो फिर लॉन्गर प्लांट की तरफ हमारे जिराफ को खाने के लिए जाना पड़ा। तो अभी मैं इस थ्योरी के अकॉर्डिंग बताती हूँ, आगे इसको भी कॉन्ट्रा इंडिकेट करेंगे, पर अभी हम जहां हैं उसकी बात करें, ठीक है। तो जिराफ ने क्या किया, लंबे पेड़ खाने के लिए अपनी नेक स्ट्रेच की, ठीक है। तो वो धीरे स्ट्रेच करते करते उनके अकॉर्डिंग ऑर्गन विच आर यूज मोर वो कैसे हो जाते हैं? लॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर। तो ये जिराफ की ऐसी थ्योरी किसने दी थी? लेमार्क ने अपने लेमार्किज्म में। समझ में आया? चलिए लिखिए। लेमार्किज्म में क्या क्या लिख लिया अभी तक? अभी लेमार्किज्म थ्योरी में क्या क्या लिखा है? लेमार्क ने दिया है उनका ईयर और उसकी स्टेटमेंट, है ना। अब लिखिए अकॉर्डिंग टू लेमार्क, ये लिख लिया ना, अकॉर्डिंग टू लेमार्क organism evolve or change their characteristic over a period of time. फर्स्ट लाइन जो लिखी that is they evolve and are not constant, ये तो आपको फुल लिखना है। फिर लिखिए ये जो चेंजेस होती हैं ये ट्रांसमिट होती है किसमें? ऑफस्प्रिंग में। ऐसे करके आप लिख सकते हो, चेंजेस ट्रांसमिट होती हैं इनटू ऑफस्प्रिंग्स, ठीक है। उसके बाद ये ऑर्गन यूज मोर बिकम स्ट्रॉन्गर एंड लॉन्गर, ऑर्गन नॉट यूज आर बिकम वीकर। ये हमारा फर्स्ट है, सेकेंड एंड दिस इज थर्ड। हो गया? चलिए, जो मैंने ऑलरेडी आपको बता चुका है, एक बार कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू लेमार्क दे वेर सिंपल ग्रास ईटिंग ऑर्गेनिज्म इनिशियली। इन्होंने कहा कि पहले जिराफ जो थे सिंपल ग्रास ईटिंग, घास खाने वाले जानवर थे। फिर इसके बाद क्या हुआ, जैसे जैसे टाइम पास हुआ कुछ क्लाइमेटिक चेंजेस की वजह से ये जो ग्रासलैंड है ये अपनी ग्रीनरी लूज करने लगे, ठीक है। घास कम हो गई खाने के लिए, ग्रास ड्राई होने लगी और ये ऑर्गेनिज्म जो थे इनको लंबे पेड़ों के ऊपर खाने के लिए जाना पड़ा। हेंस दे बिगेन टू स्ट्रेच द नेक, इन्होंने अपनी नेक स्ट्रेच करी क्या? लंबे पेड़ की लीव्स को रीच करने के लिए। इसका रिजल्ट क्या हुआ? नेक बिगेन टू इलोंगेट। समझ में आया? द रिजल्ट ऑफ विच देयर नेक बिगेन टू इलोंगेट। एक फ्लो चार्ट टाइप का बना लेंगे, पूरा थ्योरी नहीं लिखना है। तो ऐसे लिखिए, जिराफ जो थे पहले grasses in grassland। फिर इसके बाद क्या हुआ? क्लाइमेटिक चेंज आई एंड ग्रास ड्राइड। इसके बाद फॉर फूड then on long trees। फिर इसकी वजह से क्या हुआ?
stretch neck to for food. Ultimately is result in elongated neck. समझ में आई? समझ में आप लोगों को क्या लिख रहा, क्या समझ नहीं आया कि क्या दिक्कत हो रही है? कुछ दिक्कत हो रही है? तो अगर लेमार्किज्म नाम से क्वेश्चन आता है, लेमार्क से रिलेटेड अब कुछ भी क्वेश्चन आएंगे तो आप कर लेंगे, ठीक है? लास्ट लाइन में बुक में उसी पेज में सबसे नीचे दिया हुआ लेमार्किज्म के बारे में। तो तुम्हें ही तो थ्योरी आएगी तो तुम क्यों नहीं लिख रही हो? लिखा है तो पूरा लिख लिया है? कब लिखा है? ये लिख लिया तुमने पूरा? ये लिखा है। चलो तो मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी, बताइए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। कंप्लीट कर देते हैं इसको। अब स्ट्रेच नेक हो गई। अब जब यही ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कर रहे हैं तो मीडियम नेक, अब इन्होंने क्या कहा, फालतू का एक बार देख लो। पहले शॉर्ट नेक थी, शॉर्ट नेक, फिर उसके बाद स्ट्रेचिंग हुई, स्ट्रेचिंग से मीडियम नेक ऑर्गेनिजम्स, मीडियम नेक जिराफ बने, फिर फर्दर स्ट्रेचिंग से लॉन्ग नेक, इन्होंने बस ये कहा, ठीक है? मीडियम नेक हुआ, फिर उसके बाद नेक्स्ट जनरेशन में क्या हुआ, सिंपल शॉर्ट नेक ऑर्गेनिज्म दे इवॉल्व इनटू लिटिल लॉन्गर नेक। इसके बाद अल्टीमेटली टाइम पास होता गया, मीडियम नेक से कैसे हुए फिर टॉलर प्लांट थे। तो इस तरीके से उन्होंने कहा कि शॉर्ट नेक से लॉन्गर नेक वाले जिराफ कैसे बने। ऐसा नहीं हुआ कि शॉर्ट से सीधे लंबे, धीरे धीरे ग्रोथ हुई, इसको इन्होंने कहा इवोल्यूशन। हेंस द नेक बिगन टू स्ट्रेच फर्दर एज वेल एज द फोर लिम्ब। इन्होंने कहा इसी तरीके से स्ट्रेचिंग की वजह से नेक और इनके पैर, लिम्स, दोनों चीज स्ट्रेच होके क्या हो गए, बड़े हो गए, इवॉल्व हो गए। This long neck trait was again passed to the next generation. Lamarck called this as inheritance or acquired character. अब सुनो यार, इन्होंने क्या कहा कि ये कैरेक्टर जो धीरे धीरे चेंज होकर एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जा रहे हैं, इसको इन्होंने क्या कहा, बहुत इंपॉर्टेंट, लेमार्क ने इसको क्या कहा, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। तो लेमार्क ने क्या दिया, वो फ्लो चार्ट बना लिया था, उसके बाद लिखो लेमार्क called these character as inheritance of acquired character. अब इनको ये acquired character क्यों कह रहे हैं, क्योंकि लेमार्क के अकॉर्डिंग ये जो लॉन्ग नेक वाला कैरेक्टर है ये इंसान ने अपनी लाइफ टाइम में अचीव किया, पैदा होते तो था नहीं, है ना? वो तो क्लाइमेटिक चेंज की वजह से उसने वो चेंजेस अपने अंदर लाई, और क्योंकि वो चेंज एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जा रही है, इसीलिए उन्होंने उसको क्या कहा, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। वेरी इंपॉर्टेंट। ये देखिए, ये ओल्ड थ्योरी है, इसमें अभी आगे और साइंटिस्ट आएंगे, इसको गलत प्रूफ करेंगे, पर हमको क्या क्या चेंजेस हुए ये तो बताने पड़ेंगे, ठीक है? तो एक्वायर्ड कैरेक्टर क्यों कहा, क्योंकि स्ट्रेचिंग का जो काम है ये अपनी लाइफ टाइम में कर रहे हैं, है ना? तो ये जो चेंजेस आ रही है इनके ड्यूरेशन ऑफ लाइफ में आ रहे हैं, और जब ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास हो रहे हैं तब इसको कह रहे हैं इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। लिख लिया? Finally, these organisms are continuously stretching, developed a very long neck and long limb. Continuously stretch करने की वजह से लंबी नेक और लंबे फोर लिम्स फाइनली इन एनिमल्स के हो गए कि ये लॉन्गर ट्रीज जो है वो खा सके, मतलब वो वहां तक पहुंच गए जितने एक पेड़ के लिए उनको लेंथ चाहिए, है ना?
उससे ऊपर क्यों नहीं हुए? क्योंकि शायद उससे लंबा पेड़ होता तो उससे ऊपर भी जाते, है ना। अकॉर्डिंग टू लेमार्क द ऑर्गन विच इज यूज कंटिन्यूसली, लेमार्क के अकॉर्डिंग जो ऑर्गन हम कंटिन्यूसली यूज करते हैं विल डेवलप, whereas the organ which is not used will enter degenerate or remain, will either degenerate or remain the same, which is called theory of use and disuse. लेमार्क ने क्या दिया, लिखो, लेमार्क gave the theory of, लेमार्क gave the theory of use and disuse. Lamarck gave the theory of use and disuse. Lamarck gave the theory of use and disuse. अब ये क्या है, theory of use and disuse क्या है, तो ये लिखिए, according to Lamarck the organ which is used continuously, जो organ हम continuously use करते हैं वो डेवलप होंगे, और जो organ हम यूज नहीं करते हैं या तो वो डिजेनरेट हो जाएंगे या तो रिमेन द सेम, या तो वैसे के वैसे ही रहेंगे जैसे हैं, या तो वो डिजेनरेट हो जाएंगे. दिस इज कॉल्ड थ्योरी ऑफ यूज एंड डिसयूज. ये लाइन लिख लीजिए. हो गया. टेस्ट नहीं है ना, कोई क्लास है? हो गया. चलिए, अब thus according to the Lamarckism the organism evolved from a simple version into a complex version of them gradually. तो लेमार्किज्म के हिसाब से जो सिंपल ऑर्गेनिज्म कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में बनते हैं वो कैसे बनते हैं, ग्रेजुअली, मतलब धीरे धीरे एक सिंपल ऑर्गेनिज्म अपने इन्वायरमेंट, अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ग्रेजुअली धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाता है. लेमार्किज्म does convey that evolution is a ladder like progression from simple to complex. So in लेमार्किज्म के अकॉर्डिंग उन्होंने बोला है ये एक तरीके की सीढ़ी है जिसमें हम धीरे धीरे सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ बढ़ते हैं. This occurs as the organism try to adapt to their changes in the surrounding. और ये होता क्यों है, ये तब होगा जब ऑर्गेनिज्म अपने आसपास की सराउंडिंग के लिए अपने आप को अडेप्ट करना चाहते होंगे. ठीक है, क्योंकि हमने लेमार्किज्म तो हेडिंग डाली हुई है, तो एक ये लाइन लिखी है, ऑर्गेनिज्म इवॉल्व फ्रॉम सिंपल वर्जन इनटू कॉम्प्लेक्स वर्जन ऑफ देम ग्रेजुअली. फिर उसके बाद ये रहने को, और ये क्यों होता है, ऑर्गेनिज्म ट्राई टू अडेप्ट टू देयर चेंजेस इन इट्स सराउंडिंग. ये दोनों लाइन लिख लीजिए. यही तक है हमारा लेमार्किज्म. PYQ की बुक देना शिवांश. हो जाएगा तो बता देना.
हो गया? चलो जल्दी जल्दी से आंसर दो, फिर आगे बढ़ेंगे। इकरा, नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी, नेचुरल सिलेक्शन बोलिए, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन क्या क्या स्टेटमेंट देता है? अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन हम कैसे थे, या वो क्या स्टेट करता है? कि हम मतलब जैसे थे वैसे ही रहेंगे, कांस्टेंट। ऑर्गेनिज्म, थोड़ा सा स्टेटमेंट में बोलो, ऑर्गेनिज्म्स आर कांस्टेंट। फिर उसके बाद कांस्टेंट क्यों कहा गया है? मतलब क्यों है कांस्टेंट? अभी तुमने बोला था वही लाइन, क्यों है कांस्टेंट? क्योंकि we are same as we have arrived this earth, since then we are saved। इसके अकॉर्डिंग और क्या बोला थ्योरी स्पेशल क्रिएशन ने? ये बताओ कि थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन को किसने कॉन्ट्राइंडिकेट किया था? लेमार्क ने, है ना? और क्या थ्योरी दी थी उसके जगह? जो थ्योरी का नाम लेमार्किज्म, है ना? थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन को लेमार्क ने कॉन्ट्राइंडिकेट करके दिया, थ्योरी ऑफ लेमार्किज्म। और थ्योरी ऑफ लेमार्किज्म के अकॉर्डिंग अंजनी, थ्योरी ऑफ अंजनी नाम है ना, क्या कहती है लेमार्किज्म थ्योरी? मतलब जैसे थ्योरी आप ऐसे एक्सप्लेन करूंगी, जैसे लिखोगी। आर्गन चेंज होंगे इसमें। क्यों, किस बेसिस पे? मैंने जो जिराफ के बेसिस पे इन्होंने बताया कि जो सर्वप्रथम जब अर्थ पर घास थी तब वो सब मैं थ्योरी समझ गई, पर ये क्यों हो रहा है? ऑर्गन्स इन्होंने बताया कि कांस्टेंट नहीं रहेंगे, चेंज होंगे, तो किस बेसिस पे ऑर्गन चेंज होंगे? सृष्टि बताओ। किस बेसिस पे चेंज होंगे? इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। एंड में जा रहे हो तुम लोग, किस बेसिस पे चेंजेस आ रहा है? क्यों आ रहे चेंजेस? कैरेक्टर्स बदलने के, मतलब जो ऑर्गन ज्यादा यूज होंगे वो स्ट्रॉन्गर और लॉन्गर होंगे। यूज एंड डिसयूज के बेसिस पे चेंजेस क्यों आ रहा है? यूज एंड डिसयूज के बेसिस पे। और इसको उन्होंने क्या कहा, लेमार्किज्म ने क्या कहा इसको? थ्योरी ऑफ यूज एंड तो जो यूज होंगे ऑर्गन्स मुस्कान, वो कैसे रहेंगे, और जो डिसयूज होंगे वो कैसे रहेंगे? जो यूज होंगे वो स्ट्रॉन्गर एंड लॉन्गर होंगे, और जो डिसयूज होंगे दैट विल बी एक्सटिंक्ट। मतलब या तो वो वैसे के वैसे ही रहेंगे, या तो वो रीजेनरेट हो जाएंगे। ठीक है। इसके बाद इस थ्योरी के अकॉर्डिंग, लेमार्किज्म के अकॉर्डिंग, जो हमारा इवोल्यूशन है ये कैसा प्रोसेस है? मतलब ये एक ऐसा प्रोसेस है जो अचानक से हो जाता है या फिर ग्रेजुअली होता है ना? लेमार्किज्म के अकॉर्डिंग इवोल्यूशन इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस। और लेमार्किज्म के अकॉर्डिंग क्या इनहेरिटेंस कर रहे, क्या इनहेरिट कर रहे हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में? हम कौन से, है ना? तो इन्होंने क्या दिया, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड। समझ में आया सबको? चलिए पढ़ा दे पूरा। तो सबको यहाँ थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन और लेमार्किज्म क्लियर हो गई एकदम, है ना? अब आएंगे हमारे डार्विन, डार्विनिज्म। अब किसके बारे में पढ़ेंगे? डार्विनिज्म। देखिए, लेमार्किज्म के बाद चार्ल्स डार्विन हैड गिवन हिज टेक ऑन इवोल्यूशन। सबसे पहले नेचुरल सिलेक्शन हुआ, उसके बाद इन्होंने, हमारे लेमार्क सर ने कहा कि नहीं ये तो सही नहीं है, मैं अपना वर्ड्स दूंगा, अपनी स्टडी के अकॉर्डिंग स्टेटमेंट दूंगा ऑन इवोल्यूशन। अब लेमार्क के बाद आए डार्विन, इन्होंने लेमार्किज्म पढ़ा और फिर अपना टेक, मतलब अपना कंट्रीब्यूशन दिया इस इवोल्यूशन की प्रोसेस में कि क्या सही हो सकता है, क्या सही नहीं है। तो हिज थ्योरी वाज कॉल्ड डार्विनिज्म और डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। 5 नंबर का क्वेश्चन है ये 12th बोर्ड का। ठीक है, क्या डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। लेमार्किज्म आता है, लेमार्किज्म में आप क्या लिख कर आओगे? पहले थ्योरी,
ठीक है, पहले उसकी स्टेटमेंट लिखोगे, किसने दिया है, साइंटिस्ट का नाम, वो क्या थे, कौन से ईयर में दिया, इसके अलावा क्या बता रहे हैं, सबसे फर्स्ट लाइन आपकी होनी चाहिए कि दिस थ्योरी इज बेस्ड ऑन यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन, है ना। इसके बाद चेंजेस किसके बेसिस पे आ रहे हैं, एक्वायर्ड कैरेक्टर इनहेरिटेड हो रहे हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इवोल्यूशन इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस। इसके बाद आप एग्जाम्पल देंगे जिराफ का, ठीक है। ऐसे आपका एक 5 नंबर का क्वेश्चन होगा। चलिए, आफ्टर हिज ग्रेजुएशन ही वाज अपॉइंटेड एज अ नेचुरल, ठीक है। डार्विन के बारे में मैंने बताया था, इन्होंने एक वोयेज किया था, सी वोयेज, है ना, किस पे, HMS बीगल नाम की एक शिप पे। वन ऑफ हिज स्टॉप वाज अ गैलापागोस आइलैंड, मैंने बताया था, फिर ये गैलापागोस आइलैंड पे भी गए थे, और यहाँ इन्होंने क्या देखा था, क्या देखा था, क्या नाम था उसका, अभी किसी ने बोला भी, फिंचेस, है ना, डार्विन्स की फिंचेस देखी। वेयर ही एक्सप्लोर द फ्लोरा एंड फौना, जब वहां पहुंचे गैलापागोस आइलैंड में, तो वहां के पेड़ पौधे, वहां के एनिमल्स को इन्होंने देखा और इनके ऊपर स्टडी करी। तो डार्विनिज्म हेडिंग डालिए, डार्विनिज्म, यहाँ हमारा लेमार्किज्म फिनिश हुआ, हम स्टार्ट करेंगे डार्विनिज्म। हो गया, हम लिखिए डार्विनिज्म में फर्स्ट पॉइंट, आफ्टर लेमार्किज्म, ये फर्स्ट लाइन, आफ्टर लेमार्किज्म Charles Darwin gave his contribution on evolution. After Lamarckism, Charles Darwin gave his contribution on evolution. Darwin's theory is called as Darwinism or Darwin's theory of evolution. Underline करना, Darwin's theory is known as Darwinism or Darwin's theory of evolution. अब इसके नीचे लिखो, क्योंकि शिप का नाम आप भूल जाएंगे, इसलिए लिखिए, he did a survey on a ship of the British government called HMS Beagle. He did a survey on a ship of British government called HMS Beagle. तो अगर शिप पूछी जाए MCQ में तो लिख लोगे HMS Beagle। हो गया, फिर लिखिए, he explored the flora and fauna of Galapagos Island. He explored the flora and fauna of Galapagos Island. समझ में आया? अब लेमार्किज्म आते ही आपके दिमाग में यूज एंड डिसयूज आ जाना चाहिए, और एक्वायर्ड कैरेक्टर, और एक वर्ड ग्रेजुअल। और डार्विनिज्म आप क्या कहते हैं हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हमने डार्विनिज्म के बारे में क्या पढ़ा कि इन्होंने लेमार्किज्म थ्योरी के बाद अपना कंट्रीब्यूशन दिया इवोल्यूशन के ऊपर, और डार्विनिज्म थ्योरी दी। HMS बीगल नाम की शिप पे सर्वे किया और पहुंचे गैलापागोस आइलैंड, जहाँ के फ्लोरा और फौना को इन्होंने एक्सप्लोर। व्हाट इज फ्लोरा एंड फौना, वहां के पेड़, वहां के जानवर, इन सब के ऊपर इन्होंने सर्वे किया। ठीक है, हो गया। हम देखिए, अब इसके गैलापागोस के नीचे बस फिंचेस लिख दो, और फिंचेस वाला हम ऑलरेडी लिख चुके हैं पूरा, है ना, कि वहां पर बी चेंजेस मिले थे, किस बेसिस पे मिले थे, इस आप इसके नीचे हेडिंग डाल दो फिंचेस। वो फिर से नहीं लिख पा रही हूँ। ठीक है, अब इसमें बस एक लाइन ये लिख दो, फिंचेस लिखने के बाद यहाँ पर एक लाइन ये लिख दो। बेटा दरवाजा बंद कर दो, बहुत हवा आ रही है। एक लाइन ये लिख दीजिए, each finches
each finches developed different type of beak. Each finches developed different type of beak in order to adapt to the part of island they live in. In order to adapt to the part of the island they were in. मतलब इस आइलैंड में वो जहां जहां रहते थे वहां कैसा फूड अवेलेबल था, उस अकॉर्डिंग इसने अपनी अपनी बीक डेवलप कर ली. ठीक है, ये था ना. अब कैसे बीक डेवलप हुई थी आप सबको पता है, मैंने कल लिखवा दिया था कि इंसेक्ट ईटिंग की कैसी हो गई थी और फ्रूट ईटिंग की कैसी हो गई थी, कैक्टस ईटिंग की कैसी हुई थी, लिखवा दिया था ना. तो ये सेम आपको यहाँ लिखना रहेगा. हो गया यहाँ तक? हो गया. चलो, डार्विनिज्म ने क्या दिया, डार्विन ने क्या बताया, नेचुरल सिलेक्शन. और उन्होंने क्या बताया था, लेमार्क ने इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, और डार्विन ने क्या बताया, नेचुरल सिलेक्शन. अब लिखिए इसके नीचे, डार्विनिज्म के नीचे एक छोटी सी हेडिंग, नेचुरल सिलेक्शन. हो गया. अब नेचुरल सिलेक्शन के अकॉर्डिंग वो डोर बंद कर दो. चलिए, नेचुरल सिलेक्शन के अकॉर्डिंग देखिए क्या लिखा था, प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म बेटर अडेप्ट टू देयर एनवायरनमेंट टेंड टू सर्वाइव एंड प्रोड्यूस मोर ऑफस्प्रिंग. इन्होंने कहा, डार्विन ने, जो ऑर्गेनिज्म अपने आसपास के माहौल के हिसाब से अपने आप को अडेप्ट कर लेता है और रिप्रोड्यूस करवा लेता है, क्या नाम वर्ड आया, रिप्रोडक्शन. वहां पर अडेप्ट कर ले रहा है और वहां रिप्रोड्यूस कर ले रहा है, वो सर्वाइव करेगा क्योंकि वो ज्यादा ऑफस्प्रिंग पैदा कर पाएगा. समझ में आया. तो डार्विनिज्म में हमने पढ़ा नेचुरल सिलेक्शन. इस चैप्टर की समरी बनाई क्या हमने, नहीं बनाई. शॉर्ट में करके लिख दो कहीं पर, लिखवाने की जरूरत है. लेमार्किज्म में क्या क्या पढ़ा वो लाइंस याद होनी चाहिए आपको. एक्चुअली याद रहेगा ना, थ्योरी ऑफ यूज एंड डिसयूज, थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, एंड उसके बाद इवोल्यूशन इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस. ये 3 लाइन अगर आपको लिखना है तो कहीं पर शॉर्ट में लिख लो. ये 3 लाइन आप लेमार्किज्म में लिखिए. देखो ये वही बना लो, आप अपना समरी बना लो. जैसे इसमें हमने क्या क्या पढ़ा लेमार्किज्म में, थ्योरी ऑफ यूज एंड डिसयूज. इसके बाद दूसरा पढ़ा इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर एंड इवोल्यूशन इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस. ठीक है, लेमार्किज्म में ये 3 चीजें हमने पढ़ी. हो गया. डार्विनिज्म में लिखिए, डार्विनिज्म में लिखिए नेचुरल सिलेक्शन. डार्विनिज्म में फर्स्ट लिख दीजिए नेचुरल सिलेक्शन.
नेचुरल सिलेक्शन क्या है? जब कोई ऑर्गेनिज्म अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से अडेप्ट कर ले और रिप्रोड्यूस कर ले तो वो ऑलरेडी नेचुरली सेलेक्ट हो जाता है इन्वायरमेंट में। ठीक है, चलिए चलो, अब डार्विन ने यही जो लेमार्क ने जिराफ का एग्जांपल दिया इसको अपने तरीके से, किस तरीके से इवोल्यूशन हुआ होगा समझाने की कोशिश करी। उन्होंने किस बेसिस पे की थी? यूज एंड डिसयूज। अब ये नेचुरल सिलेक्शन के बेसिस में बताएंगे कि जिराफ लॉन्ग नेक कैसे हुई, है ना। डार्विन बेस्ड इन्होंने बताया कि पहले तो इन्होंने पॉपुलेशन क्या होती है, तो छोटा सा पॉइंट लिखिए पॉपुलेशन, डेफिनेशन लिखिए पॉपुलेशन। पॉपुलेशन क्या होगी? पॉपुलेशन मतलब क्या होता है? एक कोई एरिया है, उस एरिया में कुछ ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं, वो आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं। तो क्या तीन चीज हमने देखी? एक तो पहला, और हाँ वो सेम स्पीशीज के होने चाहिए। ठीक है, पॉपुलेशन के तीन क्राइटेरिया क्या है? सेम स्पीशीज, लिव इन सेम जियोलॉजिकल लोकेशन, एक सेम एरिया में रहते हैं और साथ में केपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग इज कॉल्ड पॉपुलेशन। तो लिखिए पॉपुलेशन की डेफिनेशन। क्या तीन चीजें हैं? पॉपुलेशन हम कब पाएंगे? जब सेम स्पीशीज के लोग एक साथ रह रहे हो एक ही एरिया में और साथ में ब्रीडिंग कर सकें, इसको कहेंगे पॉपुलेशन। हो गया। अब डार्विन ने कहा कि ये जो पॉपुलेशन थी इसमें ऐसा नहीं था कि सब छोटे नेक वाले जिराफ थे। ठीक है, उन्होंने ये कहा यही पॉपुलेशन में कुछ जिराफ थे जिनकी नेक लंबी थी, कुछ की छोटी थी। समझ में आया? ठीक है, अब आगे देखिए क्या हुआ। इन्होंने कहा कि इन्वायरमेंट दैट जिराफ पॉपुलेशन लिविंग में चेंज, इन्होंने कहा कि अब जब ये चेंज आया था तो ऐसा नहीं था कि सिर्फ छोटे नेक वाले ही जिराफ थे, जिराफ लंबे नेक वाले भी थे, छोटे नेक वाले भी थे। पर जब ये एनवायरमेंटल चेंज आया तो नेचुरल सिलेक्शन, क्योंकि इसके बेसिस पे इवोल्यूशन बता रहे, प्रूफ कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा जो छोटे नेक वाले जिराफ थे इनको खाना नहीं मिला, ये एक्सटिंक्ट हो गए, और जो लंबे नेक वाले थे क्योंकि फूड इनके लिए अवेलेबल था तो ये फर्दर अडेप्ट कर लिए और रिप्रोड्यूस करके अपनी जनरेशन आगे बढ़ाए। समझ में आया? एक ही चीज का दो एग्जाम्पल कैसे हुआ। लेमार्किज्म में उन्होंने बताया था अकॉर्डिंग टू यूज एंड डिसयूज। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है एमसीक्यू में कि लेमार्किज्म लिख देंगे, डार्विनिज्म लिख देंगे, और अभी हम आगे जो भी पढ़ेंगे, और उस करेक्ट मैच के लिए तो लेमार्किज्म ने तो थ्योरी दी थी यूज एंड डिसयूज के हिसाब से, और डार्विन ने थ्योरी दी थी अबाउट नेचुरल सिलेक्शन। तो इन्होंने क्या कहा, वहां सभी तरीके के जिराफ प्रेजेंट थे, शॉर्ट नेक और लॉन्ग नेक वाले, पर जब चेंज आया तो शॉर्ट नेक वाले वो सरवाइव नहीं कर पाए, और लॉन्ग नेक वाले क्योंकि अभी भी उनके लिए फूड अवेलेबल था तो वो सरवाइव करे, उन्होंने रिप्रोड्यूस किया। तो एक पॉपुलेशन में चेंज इन कैरेक्टर था, किसी की लंबी नेक थी, किसी की छोटी नेक थी, जिसको नेचर ने सिलेक्ट कर लिया, जिसने अडेप्ट कर लिया वो सरवाइव कर गया। समझ में आया? तो देखिए, however as a result of this number of organism with short neck reduced, पहले जिनकी शॉर्ट नेक थी इनकी जनसंख्या कम हुई, इनके नंबर कम हुए। on the other hand organism with had a favorable variation was able to reproduce and produce। अब जिनकी लंबी नेक थी वो खाना भी मिल रहा था, वो रिप्रोडक्शन भी कर रहे थे। ठीक है, thus in this case the nature selected the organism with long neck as they were best adapted। तो डार्विन के अकॉर्डिंग नेचर ने सेलेक्ट किया लॉन्ग नेक वाले जिराफ को क्योंकि उन्होंने अडेप्ट कर लिया, उन्होंने रिप्रोड्यूस कर लिया, अपनी पॉपुलेशन बढ़ा ली। ठीक है, दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस ग्रेजुअली ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। यहां भी उन्होंने बताया इवोल्यूशन इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस। समझ में आया? सिर्फ डिफरेंस क्या था? देखिए, आप
डार्विनिज्म और लेमार्किज्म से आपको क्या समझ में आया? एक ही स्टेटमेंट, आप जो मैं लेमार्किज्म समझा रही थी तो आपने उसको सही समझा है ना कि हाँ ऐसा हुआ होगा, फिर जब आपने डार्विनिज्म पढ़ा तो आपको क्या समझ में आया, अरे ऐसा भी तो हो सकता था। तो ऐसे ही हमको अपनी डेली लाइफ में हर चीज एक्सेप्ट नहीं कर लेना चाहिए, है ना। जो हम सुनते हैं उसका दूसरा पहलू भी हो सकता है। तो लेमार्किज्म और डार्विनिज्म में सिर्फ डिफरेंस क्या था, दैट ही गिव द थ्योरी ऑफ यूज एंड डिसयूज एंड ही डार्विन गिव द थ्योरी ऑफ डार्विन्स फिटनेस, डार्विनियन फिटनेस। अब डार्विन ने कैसे ऑर्गेनिज्म को कहा कि ये फिट होगा? एबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म with a variation in population it reproduce and increase in number when compared to other organisms in the population। इन्होंने कहा फिट वो है जैसे कि जो शॉर्ट नेक वाले थे वो कम होने लगे थे खाने की कमी से, लॉन्ग नेक वाले ज्यादा हो गए थे। इन्होंने कहा फिट कौन सा हुआ, जो उस जगह पे रिप्रोड्यूस कर सके। तो इनका फिटनेस का क्राइटेरिया क्या है, जो फिट करके अपनी पॉपुलेशन बढ़ा सकता है उसे नेचर सेलेक्ट करेगा और उसको हम कहेंगे इवोल्यूशन। समझ में आया? चलिए लिखिए डार्विनियन फिटनेस, ये 2 नंबर का क्वेश्चन हो सकता है करा तुम्हारे यहाँ। डार्विन के हिसाब से फिटनेस का मतलब क्या है? हो गया? हो गया? चलो डार्विनियन फिटनेस लिख दी। अब हेडिंग डालिए रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। डार्विनिज्म के अंडर ही आएगा रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। अब 2 स्पीशीज हैं उनके बीच में जीन फ्लो ना, जीन फ्लो कैसे होता है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जीन कैसे जाती है? कैसे जाती है? रिप्रोडक्शन के थ्रू ना। कैसे जाती है? एक रिप्रोडक्शन के थ्रू जीन जो है एक स्पीशीज से या एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में जाती है। अब क्या हुआ, एक लंबे पीरियड ऑफ टाइम के बाद ये देखा गया जो लॉन्ग नेक वाले जिराफ थे इन्होंने एबिलिटी लूज कर दी, मतलब ये क्या नहीं कर पा रहे थे, ब्रीड कर पा रहे थे दूसरे जिराफ के साथ। तो ये क्या हुआ, इस प्रोसेस को हम कहते हैं रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। मतलब अब इनकी जीन इनमें
नहीं जा पाएगी। इसकी डेफिनेशन लिखिए ढंग से, मैकेनिज्म दैट प्रिवेंट जीन फ्लो बिटवीन species leads to this, या फिर it leads to speciation, SPECIATION, leads to speciation, SPECIATION। अब लिखिए, reproductive isolation is essential for the formation of new species। reproductive isolation is essential for formation of new species। अब ये क्यों नहीं कर पा रहे रिप्रोड्यूस? क्योंकि अब ये दोनों का साइज, ये दोनों का पैटर्न, इसमें डिफरेंस आ गया। अब ये दोनों कंपैटिबल नहीं है एक दूसरे के साथ रिप्रोड्यूस करने के लिए, तो इस वजह से अब इन दोनों के बीच में जीन फ्लो नहीं होगा। अब हो सकता है वो एक दूसरी स्पीशीज ही बन जाए। समझ में आया? चलिए लिख लिया। तो ये क्या करा इसने, इस केस में दिस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज ऑफ जिराफ विद लॉन्ग नेक। समझ में आया? कैसी स्पीशीज बन गई? अब सिर्फ लंबे नेक वाली ये जिराफ। तो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आपको अभी इतनी इंपॉर्टेंट भले ही नहीं लग रही हो, पर रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन की वजह से ही स्पीसिएशन होता है, मतलब नई स्पीसीज फॉर्म होती है। समझ में आया? इसको ब्रैकेट में क्लोज कर लो। रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन लीड्स टू स्पीसिएशन, या नई स्पीशीज का बनना। जैसे कि मैंने आपको समझाया क्यों हो रहा है, ये जो है रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन की वजह से दो इंडिविजुअल आपस में रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहे, क्योंकि वो दोनों कंपैटिबल ही नहीं रहे। समझ में आया? ठीक है। अब इसमें लिखिए टू मेन कैटेगरीज ऑफ रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। टू मेन कैटेगरीज ऑफ रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। two main categories of reproductive isolation। एक तरफ लिखिए प्री जाइगोटिक आइसोलेशन, एक तरफ लिखिए पोस्ट जाइगोटिक आइसोलेशन। अब प्री मतलब पहले, पोस्ट मतलब, अब प्री जाइगोटिक कह रहे हैं तो मतलब जाइगोट के बनने के पहले, या फिर पोस्ट मतलब जाइगोट के बनने के बाद। जाइगोट कब बनता है? फर्टिलाइजेशन के बाद। तो लिखिए प्री जाइगोटिक में लिखिए फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर, मतलब जाइगोट ही नहीं बना ना। फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर एंड जाइगोट इज नॉट फॉर्म्ड। तो लिखिए यहाँ पर ये वाली लाइन, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन बिफोर फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। ये बताने की जरूरत नहीं है, प्री लिखा ही हुआ है। ठीक है। इसके एग्जाम्पल लिखिए। क्यों फर्टिलाइजेशन क्यों नहीं हो पाया? डिफरेंट हैबिटेट्स, हो सकता है एक पार्टनर दूसरे पार्टनर से मिल ही नहीं सकता, अलग अलग जगह रह रहा हो। डिफरेंट ब्रीडिंग टाइम हो सकता है, ये समझो पहले, एक पार्टनर है जिसका ब्रीडिंग टाइम अलग है समर में, और दूसरा उसी स्पीशीज का जिसका विंटर में, तो ब्रीडिंग टाइम अलग अलग हो गया। थर्ड क्या है? जेनाइटल ऑर्गन्स, उनके जेनाइटल ऑर्गन्स कंपैटिबल ही नहीं है कि वो रिप्रोड्यूस कर सके। समझ में आया? तो लिखिए प्री जाइगोटिक में ये इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए तो बहुत ज्यादा। ठीक है। रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन अगर क्वेश्चन आया उसकी डेफिनेशन लिखना है, फिर टाइप बताना है प्री एंड पोस्ट जाइगोटिक। प्री मतलब फर्टिलाइजेशन ही नहीं हुआ, क्यों नहीं होगा? सबसे पहला लिखो हैबिटेट आइसोलेशन। प्री जाइगोटिक में 3 में डिवाइड करके लिखो। सबसे पहला हैबिटेट आइसोलेशन। एग्जाम्पल लिख दिया क्या? लिख लो, फिर ऐसे लिख लो, तो लिख लोगे ना। हैबिटेट आइसोलेशन का एग्जाम्पल लिखो।
हैबिटेट आइसोलेशन के अंडर एग्जाम्पल लिखिए। क्या हुआ? तो बोला करो, ऐसे ऐसे लुक देने से क्या होता है? क्या नहीं समझ में आता? एग्जाम्पल नहीं था कोई, जहां एग्जाम्पल लिखा है पर वो बता रहे किस वजह से प्रीजाइगोटिक होगा, किस कंडीशंस में होगा। तो उसमें पहला क्या है, क्या ये डिफरेंट हैबिटेट्स। जो हमारा प्रीजाइगोटिक वाला जो है ना, इसको ऐसे लिखो। ये तो दिमाग भी तो लगाना चाहिए। एग्जाम्पल लिख दिया ना, अब हेडिंग डाल दो डिफरेंट हैबिटेट के अंदर। डिफरेंट हैबिटेट लिखो और उसके अंदर एग्जाम्पल लिखो। मैं और फर्दर नहीं लिखवा रही हूँ, पर एक एग्जाम्पल तो होना चाहिए। डिफरेंट हैबिटेट कैसे होगा? समझ लो एक फ्रॉग की स्पीशीज है, इधर देखो, एक फ्रॉग की स्पीशीज है, एक मेंढक है, सेम स्पीशीज है, पर एक मेंढक पानी में रहता है और एक जमीन पे रहता है। क्या वो दोनों रिप्रोड्यूस कर सकते हैं? डिफरेंट हैबिटेट समझ में कैसे होगा? तो उसके ब्रैकेट में लिखिए एक्वेटिक फ्रॉग वर्सेस टेरेस्ट्रियल फ्रॉग। एक्वेटिक फ्रॉग वर्सेस फ्रॉग वर्सेस टेरेस्ट्रियल फ्रॉग। समझ में आया? अभी तुमसे पूछते तो नहीं बता पाते कैसे हैबिटेट डिफरेंट होगा। समझ में आया? है तो फ्रॉग ही, पर क्या उन दोनों के बीच कभी उनकी जीन एक दूसरे में शेयर हो सकती है? पानी वाले की इससे नहीं हो सकती, वो तो पानी में रह रहा है, ये तो जमीन पे रह रहा है। ठीक है, अब सीजनल आइसोलेशन में लिखिए वन स्पीशीज ब्रीड इन समर, अनदर इन स्प्रिंग या विंटर, कुछ भी लिख दो। ठीक है, सीजनल में क्या आएगा? ब्रीडिंग एट डिफरेंट टाइम। लिख दिए। थर्ड लिख दीजिए जेनाइटल्स ऑर्गन में लिख दीजिए different genital structures. Different genital structures. समझ में? प्रीजाइगोटिक आइसोलेशन कैसी होगी? अपोजाइगोटिक पे आइए। पोजाइगोटिक में लिखिए ऑफस्प्रिंग इज फॉर्म्ड, ऑफस्प्रिंग इज फॉर्म्ड बट, अरे ऑफस्प्रिंग नहीं, उसके ब्रैकेट में लिख दो जाइगोट। ऑफस्प्रिंग के ब्रैकेट में लिख दो जाइगोट इज फॉर्म बट ऑफस्प्रिंग इज वीक, स्टेराइल और डाइज। ऑफस्प्रिंग इज फॉर्म बट इट इज वीक, स्टेराइल और डाइज। अब ये लाइन तो लिख लोगे खुद से, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट है ना, कोजाइगोटिक, स्टेराइल और डाइज। कैसे हुआ ये रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन? देखिए नॉन वायबिलिटी ऑफ जाइगोट, जाइगोट उतना केपेबल ही नहीं कि ये नया ऑफस्प्रिंग बना सके। और दूसरा ऑब्टेन प्रोजेनी स्टेराइल। इसका एग्जांपल बताओ कि एक ऑर्गेनिज्म पैदा हुआ और अब वो स्टेराइल है। म्यूल के बारे में सुने? डंकी एंड हॉर्स की क्रॉसिंग करके जब बनाते हैं, पर वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता। तो ये एक तरीके की रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन हुई ना, कि ऑर्गेनिज्म तो है बट वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता, वो कंट्रीब्यूट नहीं कर सकता अपनी पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए। तो ये पोजाइगोटिक हुआ, मतलब जाइगोट बन गया, ऑर्गेनिज्म भी बन गया, पर अब वो तो फर्दर पॉपुलेशन इंक्रीज करने में हेल्प नहीं कर सकता। और ये प्री जाइगोटिक, फर्टिलाइजेशन के पहले। तो टाइप लिख लीजिए इसमें। पोस्ट जाइगोटिक में फर्स्ट लिखिए जाइगोट मोर्टेलिटी, मतलब जाइगोटी क्या हो गया है? खत्म हो गया, डाई हो जाएगा, फर्दर वो डेवलप ही नहीं होगा। पहला लिखिए इसमें जाइगोट मोर्टेलिटी। सेकंड लिखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, सेकंड लिखिए हाइब्रिड, हाइब्रिड इनवाइबिलिटी, INVIABILITY, हाइब्रिड इनवाइबिलिटी। मैं लिखा हूं क्या?
इनवाइबिलिटी, पहला ज़ाइगोट मोर्टेलिटी, हाइब्रिड इनवाइबिलिटी, ज़ाइगोट मोर्टेलिटी, और थर्ड है हाइब्रिड स्टेरिलिटी। अब समझिए, फर्टिलाइजेशन हो गया, जाइगोट बन गया। पहले वाले में जो जाइगोट बना है वो इतना डेवलप ही नहीं हुआ कि वो न्यू ऑर्गेनिज्म बना सके। दूसरा बताया हाइब्रिड इनवाइबिलिटी, हाइब्रिड बन गया, दो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स पे एक नया ऑर्गेनिज्म बन गया, पर वो मेच्योर होने से पहले, जब उसकी रिप्रोडक्टिव एज है वहां पहुंचने से पहले ही मर गया, तो भी तो ये रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन हुआ, ये रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता ना, मेच्योरिटी के बाद ही रिप्रोडक्शन होगा। इसका एग्जाम्पल लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट, हाइब्रिड इनवाइबिलिटी का एग्जाम्पल लिखिए, शीप, यहां लिख देती मैं, शीप और गोट के बीच की क्रॉसिंग, ठीक है, शीप एंड गोट का जो हाइब्रिड बना था, शीप और गोट से जो हाइब्रिड बनाया था वो मेच्योर होने से पहले ही मर जाता है। तो जब मेच्योर ही नहीं हुआ, अपनी मेच्योरिटी पे नहीं आया, तो क्या ये रिप्रोडक्शन कर सकता है? ठीक है। अब तीसरा हाइब्रिड स्टेरिलिटी, इसका एग्जाम्पल क्या होगा? एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो जिसके बीच में जाइगोट भी बन गया, वो नया ऑर्गेनिज्म भी बन गया, वो रिप्रोडक्टिव स्टेज में भी पहुंच गया, पर रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता क्योंकि वो स्टेराइल है। मतलब स्टेराइल मतलब पता है ना, कैन नॉट रिप्रोड्यूस। इसका एग्जाम्पल लिखिए, हॉर्स एंड डंकी। इसका एग्जाम्पल आया था, हॉर्स की क्रॉसिंग जब डंकी से होती है, ठीक है। क्या कहते हैं इसको? न्यू। हो गया, समझ में आया? रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अंदर प्री एंड पोस्ट जाइगोटिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्री में क्या क्या होगा? या तो उन लोगों के हैबिटेट डिफरेंट है, ब्रीडिंग टाइम डिफरेंट है, या तो उनका जेनाइटल ऑर्गन्स डिफरेंट है। एक और चीज आता है, मैंने लिखा नहीं है, बिहेवियरल चेंज, दो में बनी नहीं थी तो कहाँ से रिप्रोड्यूस करेंगे। फिर उसके बाद पोस्ट जाइगोटिक में हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले जाइगोट कैसा है? मोर्टेलिटी हो जाएगी, इतना पावरफुल ही नहीं है, इतना डेवलप भी नहीं है कि वो आगे डेवलप हो। इसके बाद है हाइब्रिड इनएविबिलिटी, इसका मतलब है मेच्योर होने से पहले ही वो हाइब्रिड मर जाएगा। फिर हाइब्रिड स्टेरिलिटी, मतलब वो हाइब्रिड जो है वो बन भी गया, मेच्योर भी हो गया, पर स्टेराइल है तो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता। ये भी लीड्स टू रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। समझ में आया ये टॉपिक? ऐसे समझ नहीं आता है जल्दी, पर कितना इजी था, ठीक है। चलिए अब हेडिंग डालिए, स्पीसिएशन। ये सब हम डार्विनिज्म के अंडर ही पढ़ ले, है ना। हेडिंग डालिए, स्पीसिएशन। क्या होता है स्पीशिएशन? ऑर्गेनिज्म जो कि एक दूसरे के साथ ब्रीडिंग कर सके, इनको हम स्पीशीज कहते हैं। और प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज नोन एज स्पीशिएशन। समझ में आया? जो भी ऑर्गेनिज्म जो एक दूसरे के साथ रिप्रोड्यूस कर सकते हैं उनको हम एक स्पीशीज कहेंगे, और ये स्पीशीज मतलब एक नई स्पीशीज के बनने को कहते हैं स्पीशिएशन। ये दो लाइन लिख चुका है कि हमने ऑलरेडी, देख लो ये दो लाइन। और उसके नीचे एक और लिख लेना, जीन फ्लो। Organism that can interbreed are called species. Formation of new species is known as speciation. Formation of new species is known as speciation. और फिर एक थर्ड पॉइंट लिखो, जीन फ्लो, अंडरलाइन करके, जीन फ्लो लिख लिया। ये इंट्रोडक्शन ऑफ जेनेटिक मटेरियल
from one organism to another of the species. Introduction of genetic material from one organism to another of the species in a population. समझ में आया? जीन फ्लो मतलब क्या है? एक स्पीशीज ने ही एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर जेनेटिक मटेरियल पहुंचाना, नहीं लिखा? चलो, ब्रांचिंग डिसेंट हमने कल पढ़ा था, याद आ रहा है? क्या था ब्रांचिंग डिसेंट? हमने बोला था एक कॉमन पूर्वज और उससे अलग अलग स्पीशीज एमर्ज हो रही है। कल ही पढ़ा था, लास्ट टॉपिक यही पढ़ा था मैंने कल, तो भी तुम लोग को नहीं याद आ रहा? क्या होता है ब्रांचिंग डिसेंट? क्या ही पता है? तब परदादी और फिर उससे उनके 4-5 बच्चे हुए, फिर उनकी शादी, फिर उनके बच्चे हुए, जैसे कॉमन एंसेस्ट्रल ट्री बताया था ना। पर अब ब्रांचिंग डिसेंट में देखिए, ये एक ऑर्गेनिज्म था, इससे 2 प्रोड्यूस हुए, ठीक है? अब इस वाले से 2 प्रोड्यूस हुए। अब ये क्या इन्हें बनाया है? ये लाइन हम लिखवा चुके हैं ना कि नए स्पीशीज का एक कॉमन डिसेंट से बनना, इसको कहते हैं ब्रांचिंग डिसेंट। ये कल लिखवा चुकी मैं, है ना? फॉर एग्जांपल स्पीशीज ऑफ जिराफ that reduced in transformation. ठीक है, इन्होंने कहा कि ब्रांचिंग डिसेंट, इसमें क्या एग्जांपल बता रहे हैं कि जैसे ये स्पीशीज थी, इससे 2 बनी, ये स्पीशीज से 2 बनी। अब क्योंकि ये आगे रिप्रोड्यूस कर पाई ना, इनने रिप्रोड्यूस नहीं किया तो ये एक्सटिंक्ट हो गई। समझ में आया? इसके बाद इसमें से 3 बनी, अब ये रिप्रोड्यूस करेंगी तो ये चलेंगी, और जो रिप्रोड्यूस नहीं करेगा वो एक्सटिंक्ट हो जाएगा। समझ में? ब्रांचिंग डिसेंट का मतलब ऐसा तो ह्यूमंस के साथ भी होता है। अब जिनके बच्चे नहीं होते हैं उनकी फैमिली वहीं एक्सटिंक्ट हो जाती है, वहीं खत्म हो जाती है। तो वैसे इन्होंने स्पीशीज के अंदर बताया जो रिप्रोड्यूस करेगा वो बढ़ता जाएगा। तो इसीलिए हमको जो मेन पॉइंट यहाँ लिखना है, ब्रांचिंग डिसेंट हम कल लिख चुके हैं, लिखना है फिर से, तो यहाँ से लिख लो। Thus, branching descent and natural selection are 2 key concept of Darwinism. तो 2 की कॉन्सेप्ट क्या थे डार्विन के? ये मैंने कल लिखवाया था ना, की कॉन्सेप्ट करके ये भी लिखवाया था कि एक था, एमसीक्यू में अगर क्वेश्चन आए तो आप लिखोगे, इस पे स्टार बना लो ऐसे करके। डार्विनिज्म के की कॉन्सेप्ट क्या थे? एक था ब्रांचिंग डिसेंट और दूसरा नेचुरल सिलेक्शन। तो इनके हिसाब से जो रिप्रोड्यूस करेगा वो चलेगा, वो इवॉल्व होगा, जो नेचर के अकॉर्डिंग सिलेक्ट हो जाएगा वो इवॉल्व होगा। ठीक है, तो 2 की कॉन्सेप्ट डार्विन के थे, ब्रांचिंग डिसेंट एंड नेचुरल सिलेक्शन। हो गया? हमने इतनी सारी बातें करी डार्विन के बारे में कि उन्होंने थ्योरी दी डार्विनिज्म की। अब ये डार्विन ना किसी से इन्फ्लुएंस हुए थे, तब इन्होंने स्टार्ट किया था अपने इवोल्यूशन का ये जर्नी। तो इनके इन्फ्लुएंसर कौन थे भाई? डार्विन इन्फ्लुएंस हुए थे थॉमस माल्थस से। ठीक है, while Darwin researched and proposed his theory of evolution, he was influenced by an essay which was written by Thomas Malthus. तो हर चीज के लिए वजह तो होनी चाहिए। तो इन्होंने जब इवोल्यूशन का अपना प्रोसेस चालू किया तो इन्होंने एक एसे, एक फॉर्मेट, एक एसे पढ़ा था, किसका? थॉमस माल्थus का। अकॉर्डिंग टू दिस एसे, इस एसे के अकॉर्डिंग पॉपुलेशन ग्रो फास्टर देन फूड सप्लाई। तो जो ऐसे था हमारे थॉमस माल्थस का, इनके अकॉर्डिंग पॉपुलेशन जो रहती है वो ज्यादा तेज बढ़ती है एज कंपेयर टू फूड सप्लाई। ठीक है, खाने से ज्यादा पॉपुलेशन होती है। ये किसने कहा? थॉमस माल्थस ने। दस रिजल्ट इन स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल। इसीलिए खाना कम है तो 2 में लड़ाई होगी, अगर सबके लिए खाना रहेगा तो सब सर्वाइव कर जाएंगे। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा कि पॉपुलेशन ज्यादा तेज बढ़ती है एज कंपेयर टू फूड सप्लाई, इसीलिए 2 के बीच में क्या होता है? स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल। ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ जियोमेट्रिकली
द रिसोर्स ज्योमेट्रिकली। अब इसका मतलब क्या है? ज्योमेट्रिकली मतलब पॉपुलेशन कैसे की होगी? 2 से 4 बन रहा है, 4 से 8 बन रहा है, 8 से 16 बन रहा है, हमारी पॉपुलेशन ऐसे ग्रो करती है। और फूड सप्लाई कैसे? रिसोर्सेज 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, तो किसका रेट जाता है ना? ये किसने कहा? थॉमस। तो इसके नीचे से लिख लो, मतलब 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 16, अर्थमेटिकली मतलब 1 से 2, 3, 3 से 4, 5, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन आए कि डार्विन को डार्विनिज्म के लिए इन्फ्लुएंस किससे मिला था? थॉमस। और ये तो हो गया कि किसने दिया था, पर किस एस्से पे बेस मिला था? तो एस्से क्या था? पॉपुलेशन ग्रो फास्टर देन दी फूड सप्लाई। इस बेसिस में डार्विन ने डार्विनिज्म स्टार्ट की थी। ये तो पूरे इंपॉर्टेंट है, अपने हिसाब से देख लो, लिख लो जो लिखना है, चाहे फोटो ले लो। अच्छा, ऐसा क्यों है? ये नहीं समझ में आ रहा, ये 2 से 4, 4 से 6 क्यों हो रहे हैं? अब देखो, एक कपल है, उसने 2 बच्चे पैदा किए, अब वो 2 बच्चे 4 पैदा करेंगे, वो 4 8 पैदा करेंगे, तो समझ में आ रहा है क्यों कहा जा रहा है ऐसे? पॉपुलेशन कैसे ग्रो होती है? हो गया? तो भाई डार्विन के इन्फ्लुएंसर कौन थे? और इनका कौन सा हिस्से था जिसने उनको डार्विनिज्म के लिए इन्फ्लुएंस किया? एंड पॉपुलेशन ग्रो फास्टर कैसे? ज्योमेट्रिकली, एंड फूड सप्लाई रिसोर्सेज आर अर्थमेटिकल। हो गया? ठीक है, जैसे ये बताया इन्होंने, पैरामीशियम का एग्जांपल दिया, ये 1 से 3 में डिवाइड हुआ, फिर उसके बाद 96 आर पर कितने सारे में डिवाइड हो गया? एट द एंड ऑफ 9000 जनरेशन ये इतने हो जाएंगे कि पूरी अर्थ को यही कवर कर लेंगे। तो समझना है इसका ग्रोथ कैसा है, ज्योमेट्रिकल क्यों कहा गया है। एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट mentioned by Thomas Malthus point better. Paramecia divides 3 times in 44 hours. ये लिखवाने की जरूरत नहीं है मुझे, अगर आप लोगों को फोटो लेना तो ले लीजिए, वो एग्जाम्पल काफी था ना। चलो, तुमको ये कहीं ना कहीं आ सकते हो, तुम इसकी फोटो ले लो कि जो पैरामीशियम का डिवीजन बताए किस तरीके से डार्विनिज्म को इन्फ्लुएंस किया। कोई भी एक लेके डाल दो ग्रुप पे, सबका हो जाएगा। तुम डाल दो ग्रुप से, मैं बोल दे रही हूँ, डाल दो। तुम नहीं हो उसमें, इसको ऐड कर लेना, मेरे पास शायद नंबर है। ठीक है, अभी ऐड कर देगी तुम्हें, मैं भेज दूंगी फोटो, ठीक है, वो वाले ग्रुप पर तुम्हारे। हो गया? हो गया? वही कहा है कि डार्विन के अकॉर्डिंग जो फिटर रहेगा वो क्या कर लेगा, उस रिसोर्सेस में से ही, कम रिसोर्सेस में से भी एक्वायर कर लेगा, और जो फिटर नहीं है वो क्या हो जाएंगे, रेस से बाहर। उसको छोड़ो, अब पढ़ते हैं हम लोग अबाउट एल्फ्रेड रसेल वेलेस। देखिए, डार्विन के अलावा भी एक
एल्फ्रेड रसेल वेलेस नाम के व्यक्ति थे, ऑल्सो एट अ सिमिलर आइडिया ऑफ इवोल्यूशन, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, इन्होंने कहा कि जैसे कि डार्विन ने हमारे गैलापागोस आइलैंड पे किया था रिसर्च, वैसे ही जो एल्फ्रेड वेलेस थे इन्होंने रिसर्च की थी ऑन, कहाँ गया वो, मैले आर्कीपिएगो, इस आइलैंड पे। और इसके बाद इन्होंने और डार्विन ने दोनों ने मिलकर एक बुक लिखी थी जिसका क्वेश्चन आता है ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। एक इम्पोर्टेंट है, इसके ऊपर एमसीक्यू आता है कि व्हिच वाज द बुक रिटन बाय कौन, एल्फ्रेड रसेल एंड डार्विन। तो इन्होंने क्या बताया था, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बुक पब्लिश की थी। और किस पे बिलीव करते थे एल्फ्रेड भी, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन में। समझ में आया? हो गया? इसमें बस ये इंपॉर्टेंट है, आपको ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बुक का नाम याद होना चाहिए। इसके बाद एल्फ्रेड रसेल भी किस पे बिलीव करते थे, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन पे। और इन्होंने कहाँ पर किस आइलैंड पे काम किया था, मैले आर्कीपिएगो में। हो गया? चलिए, समझ आ रहा है? अब हम आते हैं एंथ्रोपोजेनिक एक्शन। ये हम कल पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। अबाउट, हमने पढ़ा था ना ब्लैक मोथ एंड व्हाइट मोथ, इनको क्या कहा गया है, व्हाइट वाले को कहा है बिस्ट एंड बेट्यूलेरिया एंड ब्लैक वाले को बिस्ट एंड बेट्यूलेरिया कार्बोनेरिया। समझना, ये नाम याद होना चाहिए। ब्लैक मोथ एंड व्हाइट मोथ के नाम से नहीं आया, वहीं पर हेडिंग में डाल लिखो, व्हाइट मोथ के नीचे लिखो बिस्ट एंड बेट्यूलेरिया, ब्लैक के नीचे लिखिए बिस्ट एंड बेट्यूलेरिया कार्बोनेरिया। हमने एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन में पढ़ा था। और इस प्रोसेस को क्या कहा गया है, देखिए, इंडस्ट्रियल मेलानिज्म। ठीक है, इंडस्ट्रियल मेलानिज्म। एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन में हमने लिखा था ना, हमारे थर्ड वाला एविडेंस था, और जो मैंने लिखा था ना इंग्लैंड में T20 में, तो उसके जगह पे एक और चीज लिखी है, इंडस्ट्रियल मेलानिज्म। इस मैकेनिज्म को क्या कहा है, इंडस्ट्रियल मेलानिज्म। इसके बाद ऊपर देखिए एंथ्रोपोजेनिक एक्शन क्या है, एंथ्रोपोजेनिक एक्शन आर द कॉन्सिक्वेंसेस रिजल्टिंग फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ ह्यूमन बीइंग ऑन, मतलब ह्यूमन के वजह से जो नेचर पे इफेक्ट आ रहा है वो क्या है, और ये भी सपोर्ट करता है इवोल्यूशन को। इसको कहा है एंथ्रोपोजेनिक एक्शन। ये पूरा पेज ही बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी भी फोटो ले लो शनाया और ग्रुप पे डाल देना, तुम लोग अपने अकॉर्डिंग लिख लेना ये। हो गया? अब याद रहेगा क्वेश्चन अगर इसके नाम से आएगा तो। चलो भाई जल्दी से बताओ, एक इंडस्ट्रियल मेलानिज्म क्या था? पॉपुलेशन की वजह से जो, किसकी वजह से, मतलब इंडस्ट्री की वजह से, सॉरी इंडस्ट्री की वजह से, हाँ पॉल्यूशन हो रहा था प्लांट पे। तो प्लांट में नहीं, बस पोल्यूशन हो रहा था तो प्लांट की बार का कलर चेंज हो गया, तो क्या हुआ था उससे, जिस वजह से लाइट मोथ और डार्क मोथ मतलब विजिबल हो जाते थे। बिफोर एंड आफ्टर इसमें डिफरेंस था। बिफोर क्या था, बिफोर बिस्ट एंड बेट्यूलेरिया पहले ज्यादा थे और बाद में, ठीक है। चलिए अब ये भी मैं कल बता चुकी हूँ, हर्बिसाइड एंड पेस्टिसाइड वाला रेजिस्टेंट हो जाते हैं,
है ना? क्या लिखा है? सिमिलरली एक्सेस यूज ऑफ हर्बिसाइड एंड पेस्टिसाइड हैव ओनली रिजल्टेड इन सिलेक्शन ऑफ रेजिस्टेंट वेराइटीज। मतलब कम टाइम में ये ऑर्गेनिज्म कैसे होगा? रेजिस्टेंट होगा उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए, ठीक है? द वन विच आर सेलेक्टेड बाय नेचर आर द रेजिस्टेंट वन, जो नहीं मरे उस पेस्टिसाइड हर्बिसाइड से, जो सिलेक्ट हो गए, वो जो रेजिस्ट कर गए, वो आगे बढ़े इवोल्यूशनरी लाइन में, वो रह गए, वो आगे बढ़े, वो रिप्रोड्यूस करे और अपनी जनसंख्या बढ़ाया। रेजिस्टेंट ऑर्गेनिज्म आर अपीयरिंग इन द टाइम स्केल ऑफ द मंथ ईयर। ठीक है, इन्होंने ये कहा कि ऐसी इवोल्यूशन कितने मैंने कल लिखा चुकी हूँ मिलियंस ऑफ ईयर्स लेता है, बट एंथ्रोपोजेनिक एक्शन में ये कुछ साल या कुछ महीने में ही हो जाता है। समझ में आया? These are example of evolution by anthropogenic action। अब देखो जो मैंने उसमें आपको लिखा है ना, किसी की भी कॉपी दो, एविडेंसेस ऑफ, एविडेंसेस वाला जो लिखा है, एविडेंसेस एंड इवोल्यूशन निकालो किसी एक का। अरे कल की तो क्लास में पढ़ा था, क्या तो चला है अपनी कॉपी से मांगो। अरे झूठा है, क्यों झूठा है? अब यहाँ पर आप ये नहीं चाहिए, देखो ये जो हमारा ये एविडेंस था, ये वाला यहाँ क्यों नहीं लिखा? इंडस्ट्रियल मेलानिज्म का होगा एक ये, और दूसरा ये क्या लिखा है? रेजिस्टेंट वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म ना। इन पहले यहाँ पर आपको इसके नीचे हेडिंग डाली एक और इंडस्ट्रियल मेलानिज्म, और ये दोनों ऐसे करके लिखिए एग्जांपल है किसके? एंथ्रोपोजेनिक इवोल्यूशन। समझ आया? यहाँ ऐड करिए इंडस्ट्रियल मेलानिज्म और फिर दोनों को सेलेक्ट करके यहाँ पर लिखिए इंडस्ट्रियल सॉरी एंथ्रोपोजेनिक इवोल्यूशन। एंथ्रोपोजेनिक इवोल्यूशन के लिए सेंचुरीज नहीं चाहिए, ये कुछ मंथ्स और ईयर में भी हो जाती है। समझ में आया? चलो अब एक हमारा लास्ट छोटा सा ऐसे टाइप का लिखना है। अब एक क्वेश्चन था कि इज इवोल्यूशन अ प्रोसेस और रिजल्ट ऑफ प्रोसेस? ये क्वेश्चन समझ में आया? इन्होंने कहा कि इवोल्यूशन जैसे कि केक है, केक बनाना है हमको, एग्जाम्पल सही नहीं है पर क्योंकि तुम रिलेट कर पाओ इसलिए मैं दे रही हूँ। तो ये बोल रही केक जो है एंड में बन रहा है, या फिर जो हम उसकी प्रोडक्ट मिक्स कर रहे हैं फिर उसके बाद उसको अवन में डाल रहे हैं, तो ये पूरा प्रोसेस ही केक है, या फिर जो एंड में हमें प्रोडक्ट रिजल्ट मिल रहा है वो केक है? समझ में आई ये चीज? वैसे उन्होंने कहा ये जो चेंजेस आ रहे हैं इस पूरे चेंज को हम इवोल्यूशन कहेंगे, या ये चेंजेस आने के बाद जो हमें प्रोडक्ट मिल रहा है, जैसे क्या प्रोडक्ट था? लॉन्ग नेक जिराफ, तो ये हम रिजल्ट को इवोल्यूशन कहेंगे या इस चेंजेस को इवोल्यूशन कहेंगे? यही है ना, इज इवोल्यूशन ऑफ प्रोसेस और द रिजल्ट ऑफ प्रोसेस। ये हेडिंग डालो, इज इवोल्यूशन ऑफ प्रोसेस
फर्स्ट लाइन लिखिए, इवोल्यूशन इज अ प्रोसेस नॉट जस्ट अ रिजल्ट। इवोल्यूशन इज अ प्रोसेस नॉट जस्ट अ रिजल्ट। ये तुम्हारे में क्वेश्चन आ सकता है इस टाइप का, ठीक है। इसमें लिखिए, इवोल्यूशन मीन्स ग्रेजुअल चेंजेस इन ऑर्गेनिज्म ओवर मेनी जनरेशन। इवोल्यूशन मीन्स gradual change in organism over many generations. Gradual change in organism over many generations. Over many generations. हो गया। अब लिखिए, it happens, evolution happens due to processes like number one, variation. Processes like number one, इसमें कौन कौन से प्रोसेस है? वेरिएशन, नेचुरल सिलेक्शन, म्यूटेशन, जेनेटिक ड्रिफ्ट एंड जेनेटिक फ्लो। म्यूटेशन, वेरिएशन, नेचुरल सिलेक्शन, जेनेटिक ड्रिफ्ट एंड जेनेटिक फ्लो। लिख लिया? Wait, last point is a concluding point. Since these processes occur continuously over time, since these processes occur continuously over time, since these processes occur continuously over time, evolution is a process. Evolution is a process. छोटा सा इसके नीचे लिखिए, रिजल्ट ऑफ इवोल्यूशन। रिजल्ट ऑफ इवोल्यूशन, इसमें पहला आएगा, क्या क्या रिजल्ट है? नंबर वन, स्पीसिएशन। स्पीसिएशन मतलब का बनना। तो पहला है रिजल्ट के इवोल्यूशन का नंबर वन, स्पीसिएशन। सेकेंड लिखिए, बेटर एडेप्टेशन। रिजल्ट ऑफ इवोल्यूशन में नंबर वन है स्पीसिएशन, बेटर एडेप्टेशन, एंड थर्ड, इंक्रीज्ड बायोडाइवर्सिटी। तो अगर नीट में क्वेश्चन आए कि इवोल्यूशन इज अ प्रोसेस या फिर रिजल्ट या और दो तीन ऑप्शन, तो आप किस पे क्लिक करेंगे? इट इज अ। ये स्लाइड हमारी यहाँ कंप्लीट, ठीक है। ये देखिए, ये आपको चार्ट बनाना है, जो मैं लिखवा रही थी, देखिए वही है। डार्विन ने क्या क्या पॉइंट रखे थे और लेमार्क ने इवोल्यूशन के क्या क्या पॉइंट रखे थे। वेरी इंपॉर्टेंट, ये तुम बना के आओगी बोर्ड्स में, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थ्योरीज, लेमार्किज्म में क्या है? थ्योरी ऑफ नीड, थ्योरी ऑफ यूज डिसयूज, थ्योरी ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। डार्विनिज्म में वेरिएशन, हमने बताया था ना, वेरिएशन तो जरूरी है, तभी तो नेचुरल सिलेक्शन होगा, तभी तो इवोल्यूशन आएगा। वेरिएशन इज द बेस ऑफ, इट इज द बेस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन या इवोल्यूशन। चलो, क्या टाइम हो रहा है? कहां से हो गया? चलो, इसके बाद एनसीईआरटी, तो एक मिनट, एनसीईआरटी तो बात हमारा पढ़ रहा। हार्डी-विंगबर्ग प्रिंसिपल स्टार्ट करना है, फिर उसके बाद ओरिजिन ऑफ मैन। ये लो,
बोलो जल्दी से आंसर बताओ। एडेप्टिव रेडिएशन कल पढ़ा था। अब बताइए एडेप्टिव रेडिएशन रिफर्स टू, इनमें से क्या हम करेंगे एडेप्टिव रेडिएशन। नंबर 1 ध्यान से सुनना, एडेप्टिव रेडिएशन ड्यू टू जियोग्राफिकल आइसोलेशन, पावर ऑफ अडेप्टेशन इन एन इंडिविजुअल टू अ वैरायटी ऑफ एनवायरनमेंट। तीसरा है माइग्रेशन ऑफ मेंबर ऑफ अ स्पीशीज टू डिफरेंट जियोग्राफिकल एरियाज। फोर्थ है इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर। क्या होगा एडेप्टिव रेडिएशन? एग्जाम्पल बताओ एडेप्टिव रेडिएशन का कोई एक। ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियन, तो वो क्या थे? मैंने बताया तो था कि कॉमन एंसेस्टर से अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिज्म बन गए थे। ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियन के अलग अलग टाइप नहीं बनाए थे, कोआला और क्या कहते हैं कंगारू, ऐसे 3 4 5 6 नहीं बताए थे। तो क्या आंसर होगा? इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर। अब बताओ विच एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन इज रिलेटेड टू डार्विन फिंचेस। ठीक है, पहला है एविडेंसेस फ्रॉम बायोजियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, evidences from comparative anatomy, evidences from embryology, evidences from paleontology। क्या होगा? किस बेसिस पे डार्विन ने फिंचेस के बारे में बताया था? स्टोरी सुनाते टाइम भी बताया था उन्होंने। थर्ड एविडेंसेस फ्रॉम कंपैरेटिव एनाटॉमी। क्या होता है इसका मतलब? एनाटॉमी का मतलब क्या होता है? स्ट्रक्चर है यार। हाँ मतलब अंदर क्या है कैसे। तो क्या डार्विन की फिंचेस एनाटॉमी से रिलेटेड थी? तो ये आंसर क्यों हुआ? तो सेकंड के ऊपर। अब बताओ दूसरा एविडेंसेस फ्रॉम एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी से रिलेटेड कोई था उनका? था? क्या था एम्ब्रियो से रिलेटेड? फिंचेस के बारे में एम्ब्रियो से रिलेटेड क्या बताया था मैंने? फर्स्ट क्या है पूछ रही हूँ, एविडेंसेस फ्रॉम बायोजियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, अलग अलग एरिया से बोला था ना। अब ये बताओ बहुत इजी, स्टडी ऑफ फॉसिल्स क्या कहलाता है? स्टडी ऑफ फॉसिल्स इज नोन एज हर्पेटोलॉजी, सोरोलॉजी, ऑर्गेनिक पोल्यूशन या पैलेंटोलॉजी। अब ऐसे ही याद रखना बिना ऑप्शन के, स्टडी ऑफ फॉसिल्स आर नोन एज पैलेंटोलॉजी। देखो एनालॉग स्ट्रक्चर आर रिजल्ट ऑफ, एनालॉग कौन से होते थे? जो एनालॉगस स्ट्रक्चर मतलब जो डिफरेंट होते हैं, एनालॉगस फंक्शन डिफरेंट होता है तो सेम स्ट्रक्चर। तो बताइए एनालॉगस स्ट्रक्चर आर रिजल्ट ऑफ शेयर्ड एंसेस्टर। होगा क्या ये? एनालॉगस में सेम फंक्शन होता है डिफरेंट। अरे तो ये तो हो गया, तुम्हारे लिए पूछा था। अब इस ऑप्शन में से बताओ कौन सा सही है। एनालॉगस स्ट्रक्चर आर रिजल्ट ऑफ नंबर फर्स्ट शेयर्ड एंसेस्टर, ये होगा? क्यों नहीं होगा? अरे ये ऑप्शन होगा कि नहीं वो बताओ, बाकी चीज छोड़ो। शेयर्ड एंसेस्टर रहेंगे एनालॉगस में? होमोलॉगस में था ना, बताया तो था सेम स्ट्रक्चर है तो सेम एंसेस्टर होंगे। तो ये ऑप्शन सही है कि गलत? गलत। दूसरा स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन, ये होगा क्या? तीसरा कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। हाँ दिमाग लगाओ।
होमोलोगस एंड ऑनोलोगस में से किसमें डाइवर्जेंट और किसमें कन्वर्जेंट होता है? डाइवर्जेंट और एनालॉगस में कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट। क्या देना तुमने, क्या बोला? होमोलोगस में डाइवर्जेंट हो रहा था और एनालॉगस में कन्वर्जेंट हो रहा था। अब जहाँ लिखा है वहां खोल के देखो। होमोलोगस में कुछ बोला डाइवर्जेंट, होमोलोगस में डाइवर्जेंट क्यों अपना ही क्वेश्चन स्टेटमेंट नहीं याद रहता है तुमको? नहीं बोलते हैं? हाँ, आपने उल्टा बोला है। मतलब बताओ यार, तुम्हारे से तो ये उम्मीद नहीं थी। अपना ही शब्द आधे सेकंड पहले बोलो, वो नहीं याद रहता। एनालॉगस में क्या होता है? कन्वर्जेंट कैसे कन्वर्जेंट हो रहा है बताओ? फंक्शन है। अरे सामने तो बुक है, देख के बताओ। किसमें? एनालॉगस में, है ना? तो सब अलग अलग एक जगह मिल रहे हैं तो कन्वर्ज हो रहे हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? मैं एनालॉगस का पूछ रही हूँ, क्या होगा? चलो भैया कल करेंगे, तुम लोग ये देख लेना आगे। अगली क्लास में हम कल स्टार्ट करेंगे।